सभी तैयारियां हो चुकी हैं, तो आइए शुरू करते हैं। मशीन को ऑन करें, कंट्रोलर बूट करेगा और मशीन होम पोजीशन ले लेगी। ये या तो 0 या पहले से नियत कोई सेटिंग हो सकती है। इसे 0 0 पर ले आएं। इसके बाद कीबोर्ड पर दिए गए स्विच द्वारा टूल टरेट की होम पोजीशन सेट करें। इस तरह केस के अनुसार फीट या जॉगिंग की कमांड दें। फुट पैडल शुरू करने के लिए कंट्रोल की का इस्तेमाल करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई दुर्घटना घट जाती है तो इस लाल रंग के इमरजेंसी स्विच से तुरंत मशीन बंद कर दें। स्क्रीन पर बनी पीले रंग की हाइलाइटिंग वो अक्ष दर्शाती है जिस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हुए टूल सेट करते हैं। यहां हमने एक 8 टूल होल्ड करने वाले टरेट का इस्तेमाल किया है, जिसमें स्क्वायर और सिलेंड्रिकल दोनों शैंक्स रखे जा सकते हैं। टरेट स्लॉट में स्क्वायर शैंक्ड टूल को रखते हुए आरंभ करें। स्क्वायर शैंक्ड टूल्स के लिए टेपर स्लीव टूल टाइटनिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करें। टेपर स्लीव के घूमने के अनुसार कसावट घटती या बढ़ती है। शैंक्ड टूल को एलन स्क्रूज से क्लैंप करें। इस शैंक्ड टूल का एक आउटर डायमीटर या फेसिंग कार्बाइड टिप होता है। एलन की से एलन स्क्रूज को कसें और यह सुनिश्चित करें कि टूल उचित ढंग से क्लैंप्ड है। खाली टरेट स्लॉट को अपनी ओर लाएं और टेपर शैंक्ड ट्विस्ट ड्रिल को लोड करें। इसे हेलिकल ड्रिल भी कहते हैं। फिक्सिंग में आसानी के लिए ब्लॉक में ड्रिल के टेपर से मेल खाती स्लीव डालें, इस तरह। अब स्लीव में हेलिकल ड्रिल फिक्स करते जाएं। ये अपने आप ही पोजीशन ले लेगी। इसे कस दें और सुनिश्चित करें कि ये मजबूती से कसा गया है। ऐसे ही बाकी के सभी आवश्यक औजार माउंट करें। अब टरेट सभी आवश्यक टूल से लोडेड है। खराद मशीन में हर स्लॉट के लिए एक संख्या होती है, इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा टूल आप कहां रख रहे हैं, ताकि इस सूचना को आप टूल स्क्रीन पर दर्ज कर सकें। आगे बढ़ते हुए चक में जॉस फिट करें। यहां हमने वर्कपीस सेट करने के लिए 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक का इस्तेमाल किया है। इस चक में 3 गाइडवेज हैं जिन पर जॉस को फिट किया गया है। देखिए, गाइडवेज और जॉस पर क्रमांक है और उसी के अनुसार जॉ को उसके क्रमांक वाले गाइडवे से जोड़ता है। एलन बोल्ट्स की मदद से जॉस को मेल खाते गाइडवे पर कसें। जॉस को ध्यानपूर्वक कसें और सुनिश्चित करें कि वे सब समकेंद्रित हों। जब सभी जॉस कस जाएं, तब स्टेशनरी प्लेन पर डायल गेज फिक्स करें और उनके संकेंद्रण को जांचें।
ऑपरेशन के क्रमानुसार आपको तय करना होगा कि किस साइड को पहले मशीन करना है। ड्राइंग का पुनरीक्षण करें और वर्कपीस की उस लंबाई का हिसाब लगाएं जो कि जॉस के बाहर रहेगी। थोड़ी सी अतिरिक्त मार्जिन छोड़ना ना भूलें। एक स्टील स्केल से लंबाई नापें। उस भाग को चिन्हित करें जिसे जॉस के बाहर छोड़ना है। चक के जॉस को खोलने के लिए फुट पैडल का इस्तेमाल करें। चिन्हित लंबाई को जॉस के बाहर रहने दें और वर्कपीस को क्लैंप कर दें। ये सुनिश्चित करें कि वो मजबूती से कसा हुआ है। ऑपरेशन की शुरुआत टूल टरेट के होम पोजीशन से करें। इस पॉइंट पर स्क्रीन सभी जगह 0 दर्शाती है। रेफरेंस पॉइंट या 0 पॉइंट सेट करते हुए आगे बढ़ें और धीरे धीरे पहले टूल को रॉ मटेरियल के पास आने दें। क्रमानुसार पहला ऑपरेशन आउटर डायामीटर या ओडी टर्निंग है, इसलिए सबसे पहले ओडी कार्बाइड टिप का रेफरेंस पॉइंट सेट करें। टूल की टिप को जितना हो सके रॉ मटेरियल के उतना पास लाएं और मेन प्रोग्राम पेज पर Z अक्ष को 0 पर रीसेट कर दें। याद रखें कि जब भी आप वर्कपीस पोजीशन या टूल पोजीशन बदलेंगे, आपको प्रोग्राम में प्रत्येक टूल के लिए टूल ऑफसेट पोजीशन सेट करनी होगी। मशीनिंग ऑपरेशन का आरंभ आउटर डायामीटर पर एक हल्का सा स्पर्श कराते हुए करें। यदि रॉ मटेरियल समकेंद्रित नहीं है तो कट की गहराई बढ़ाएं ताकि ताजा या अभी कटी सतह का पूर्ण अनावरण सुनिश्चित किया जा सके। ये वो पॉइंट है जो ओडी टर्निंग के लिए टूल ऑफसेट पोजीशन की तरह लिया जाएगा। वर्नियर कैलिपर से वर्कपीस का डायमीटर नापें। यह आपको बताएगा कि आपके पास आगे की टर्निंग के लिए कितनी मार्जिन उपलब्ध है। इस मामले में वर्नियर कैलिपर पर 48.75 मिलीमीटर की रीडिंग दिख रही है। आगे बढ़ते हुए सेंटर ड्रिल, हेलिकल ड्रिल और फेसिंग टूल बिट के लिए टूल ऑफसेट सेट करें। कंट्रोलर में पोजीशंस फीड करें। अब मशीन पूर्व निर्धारित क्रम में ऑटोमेटिक ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। ओडी टर्निंग के लिए ड्राई रन करें। एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए जो व्यास आपको चाहिए होगा उसे ध्यान में रखें। योजना के अनुसार ओडी टर्निंग पूरी करें। प्रोग्राम के भाग के रूप में टर्निंग ऑपरेशन के दौरान कूलेंट स्वतः ही बहना शुरू हो जाएगा। ड्रिल को निर्देशित करने के लिए वर्कपीस के फेस पर सेंट्रल ड्रिलिंग ऑपरेशन द्वारा एक पॉइंट बनाएं। आगे बढ़ते हुए एक बोर बनाएं जो कि इतना बड़ा हो कि इंटरनल बोरिंग और थ्रेडिंग की जा सके। यहां 20 व्यास का एक छेद ड्रिल किया जा रहा है। ये देखने के लिए कि ऑपरेशन योजना अनुसार चल रहा है या नहीं, कूलेंट को बीच बीच में स्विच ऑफ करते रहें। ठीक है।
लगातार ड्रिल करने के कारण स्प्रिंग जैसे चिप्स निकलेंगे। बोरिंग ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं। पहले टूल को ऑफसेट पोजीशन में सेट करें। बोरिंग ऑपरेशन को करने के लिए प्रोग्राम को पुनः आरंभ करें। बोरिंग ऑपरेशन को अत्यंत सावधानीपूर्वक कम गहराई के कट्स लगाते हुए करें ताकि टूल बिट को क्षति न पहुंचे, क्योंकि ये आसानी से मुड़ जाती है। आप देखेंगे कि बोरिंग टूल धीरे धीरे गहराई में जा रहा है, पर वापस बहुत जल्दी आता है। ये रैपिड फीड कहलाता है। ये प्रोग्राम ऐसा करने के लिए इसलिए रजिस्टर्ड है ताकि समय की बचत हो सके। गहराई नापें और देखें कि क्या वो ड्राइंग के अनुसार है। यहां वर्नियर कैलिपर 26.93 मिलीमीटर की गहराई और 31.92 मिलीमीटर का व्यास दर्शा रहा है। जब तक वांछित आयाम न प्राप्त हो जाए, तब तक ऑपरेशन जारी रखें। इंटरनल ग्रूविंग से शुरुआत करें। एक बार फिर ऑफसेट पोजीशन सेट करें और प्रोग्राम पुनः शुरू करें। यहां इस पीस को देखें। ये धीरे धीरे आकार ले रहा है ना? इंटरनल थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ें। ऑफसेट पोजीशन सेट करें और प्रोग्राम को पुनः शुरू करें। एक बार फिर टूल को क्षति न पहुंचे, इसलिए कम गहराई के कट्स लगाने की आवश्यकता है। पर इस मामले में थ्रेड के पिच के संदर्भ में टूल अंदर तेजी से जाता है और बाहर धीरे आता है। यहां पूरी थ्रेडिंग पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक बार जब आप इंटरनल थ्रेड बना लें, तब थ्रेड को मानक के संदर्भ में जांचें। थ्रेड ज्यामिति और पिच जांचने के लिए गो और नो गो के रूप में विशिष्ट थ्रेड गेज उपलब्ध हैं। इस थ्रेड के लिए हमारे पास मेट्रिक 33 बाय 1.5 मिलीमीटर का ये इंटरनल थ्रेड गेज है। एक सरसरी जांच दर्शाती है कि थ्रेड्स बढ़िया कट रहे हैं। इस स्तर तक ऑपरेशन का नियोजित क्रम पूरा हो चुका है। आरंभ में ली गई स्टील रॉड के मुकाबले हमारा वर्कपीस अब ऐसा दिखता है। देखिए, वर्कपीस की साइड बदलें और उसे फुट पैडल की मदद से रीसेट करें। यह सुनिश्चित करें कि ये जॉज में मजबूती से कसा हुआ है। एक बार फिर वर्कपीस का संकेंद्रण सुनिश्चित करने के लिए डायल गेज का इस्तेमाल करें। ठीक है। यदि आप जनरल टॉलरेंस के अंतर्गत आने वाला थोड़ा सा फेरबदल देखें तो ऑपरेशन जारी रखें। यहां विभिन्नता या फेरबदल 200 माइक्रोन है, जो कि स्वीकार्योग्य सीमा के अंदर है। आगामी ऑपरेशंस में जिन टूल्स का इस्तेमाल होगा, उनकी टूल ऑफसेट सेटिंग एक बार फिर से करें।
ओडी टर्निंग से शुरुआत करें। जब ये वांछित आयाम तक पहुंचेगा, तब तक आप इसका स्क्रैप निकाल चुके होंगे। अब टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। चलिए। इस केस में प्रोग्राम ऐसा लिखा गया है कि टेपर टर्निंग को ओडी टर्निंग के चरणों के साथ मिलाकर एक बार में ही किया जा सकेगा। एक चमक देने के लिए वर्कपीस को एक फिनिशिंग कट दें। ये जांचें कि सतह पर बर्स यानी उभार तो नहीं रह गए हैं और पैने किनारों को डीबर करें। सावधानी पूर्वक ऑपरेशन करने पर एक बर रहित वर्कपीस मिलेगा। केवल इस किनारे पर ही बर रह गए हैं, देखिए। सेंट्रल ड्रिलिंग ऑपरेशन द्वारा वर्कपीस को बनाना जारी रखें। सेंट्रल ड्रिलिंग पूरी हो जाने पर एक्सटर्नल ग्रूव कटिंग ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ें। इस कट को प्लंज कट भी कहते हैं। फिनिशिंग को जांचें। अब समय है मशीनिंग ऑपरेशन के तीसरे चरण का। वर्कपीस लगभग आकार ले चुका है। मशीनिंग ऑपरेशन की शुरुआत में रॉ मटेरियल के मुकाबले ये ऐसा दिखता है। एक बार फिर वर्कपीस की सेटिंग्स बदलें, पर इस बार आपको हार्ड जॉस को सॉफ्ट जॉस से बदलना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फिनिश सतह पर कोई निशान नहीं रहेंगे। हार्ड जॉज से सतह पर निशान रह सकते हैं। ये जांचें कि ये उचित ढंग से क्लैंप हुआ है या नहीं। यहां इस किनारे के साथ साथ एक ग्रूव बनाने के लिए एक्सटर्नल ग्रूव कटिंग ऑपरेशन करें। इसके बाद सतह पर सुनियोजित कट्स बनाते हुए एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करें।
थ्रेड की परिशुद्धता जांचने के लिए एक्सटर्नल थ्रेड गेज का इस्तेमाल करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुसार हमने एक M42 बाय 1.5 मिलीमीटर का मेट्रिक थ्रेड इस्तेमाल किया है। थ्रेड गेज को एक्सटर्नल थ्रेड पर चलाएं और देखें कि क्या ये उस पर आसानी से चल पा रहा है। ऑपरेशन के अंत में पार्टिंग ऑपरेशन करें। वर्कपीस की वॉल यानी कि दीवार की मोटाई के अनुसार टूल का चयन करें। यहां हमने पार्टिंग के लिए एक एक्सटर्नल ग्रूव कटिंग टूल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पीस की वॉल की मोटाई के अनुसार एक्सटर्नल ग्रूव कटिंग टूल बिट की मोटाई पर्याप्त है। अंत में इंटरनल और आउटर डायमीटर का चैम्फरिंग ऑपरेशन करें। इंटरनल डायमीटर चैम्फरिंग करने के लिए बोरिंग टूल का इस्तेमाल करें। आउटर डायमीटर चैम्फरिंग के लिए OD टर्निंग टूल का इस्तेमाल करें। अंत में वर्कपीस को निकाल लें। किसी कंपोनेंट को मशीन करने की पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए इस प्रैक्टिकल गाइड का इस्तेमाल करें। यहां कंपोनेंट को पूरा करने के मुख्य चरणों को दोहराया गया है। चरण 1, मशीन को ऑन करें। चरण 2, टूल टरेट को होम पोजीशन पर सेट करें। चरण 3, टूल्स सेट करें। चरण 4, चक जॉस को कसें। चरण 5, संकेंद्रण को जांचें। चरण 6, वर्कपीस की लंबाई का सीमांकन करें। चरण 7, वर्कपीस को सेट करें। चरण 8, पहले ऑपरेशन के लिए टूल ऑफसेट सेट करें। चरण 9, आउटर डायमीटर पर एक स्पर्श यानी स्किन टच कराएं। चरण 10, उपलब्ध मार्जिन का मूल्यांकन करें। चरण 11, आगामी ऑपरेशंस के लिए टूल ऑफसेट सेट करें। चरण 12, आउटर डायमीटर टर्निंग करें। चरण 13, सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन करें। चरण 14, बोरिंग ऑपरेशन करें। चरण 15, इंटरनल ग्रूविंग ऑपरेशन करें। चरण 16, इंटरनल थ्रेडिंग ऑपरेशन करें। चरण 17, थ्रेड की परिशुद्धता जांचें। चरण 18, वर्कपीस को रीसेट करें। चरण 19, संकेंद्रण जांचें। चरण 20, टूल ऑफसेट सेटिंग को दोबारा करें। चरण 21, आउटर डायमीटर टर्निंग ऑपरेशन करें। चरण 22, टेपर टर्निंग ऑपरेशन करें। चरण 23, फिनिशिंग कट दें। चरण 24, ये जांचें कि कहीं बर्स तो नहीं रह गए हैं। चरण 25, सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन करें। चरण 26, एक्सटर्नल ग्रूविंग ऑपरेशन करें। चरण 27, वर्कपीस को रीसेट करें। चरण 28, एक्सटर्नल ग्रूविंग ऑपरेशन करें। चरण 29, एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑपरेशन करें। चरण 30, थ्रेड की परिशुद्धता जांचें। चरण 31, पार्टिंग ऑपरेशन करें। चरण 32, चैम्फरिंग ऑपरेशन करें।